अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ हॉरर स्टोरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा स्टोरी जिसमें है एक अनोखे प्यार की कहानी। मेरे सभी वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बात बहुत ही पुरानी है। बभनिया नाम का एक गांव था जिसमें ब्राह्मणों की बहुत आबादी थी। 18 से 20 घर पांडे के, 8 से 10 घर दुबे के, 2 घर सुकुल के और बनिया, धोबी, हजाम, कुम्हार के एक एक घर। अब इस गांव का नामो निशान नहीं है क्योंकि ये गांव एक नदी के तट पर बसा हुआ था। वो नदी धीरे धीरे इस गांव को निगल गया और इस गांव के रहने वाले एक एक करके दूसरे गांव में बस गए। और एक दिन ये भी आया कि बभनिया गांव भी इस नदी में समा गया। इसी गांव में घनेसर सुकुल रहते थे। घनेसर सुकुल बहुत ही नामी आदमी थे। इनका एक ही लड़का था, सूरज, जो 18 से 19 साल का गबरू जवान था। उसकी कद काठी काफ़ी ही अच्छी थी और वो दिखता भी बहुत ही खूबसूरत था। घनेसर सुकुल ने उसे पढ़ने के लिए उसके मामा के पास कोलकाता भेजा हुआ था। सूरज पढ़ने में बहुत ही तेज़ था, इसलिए सिर्फ अपनी क्लास में ही नहीं, उस कॉलेज में उसे चाहने वालों की कमी नहीं थी। टीचर्स से लेकर स्टूडेंट्स तक सब सूरज की बहुत ही परवाह करते थे और उसका साथ पाने के लिए बेचैन रहते थे। इसी कॉलेज में सकीन नाम की एक खूबसूरत लड़की भी पढ़ती थी जो सूरज से 2 क्लास नीचे पढ़ती थी। पता नहीं कब क्या हुआ कि सकीन सूरज से बेइंतहा प्यार करने लगी। एक दिन की बात है, सूरज लाइब्रेरी में कोने के बेंच पर अकेले बैठा साइंस की कोई किताब पढ़ रहा था। तभी सकीन भी वहां आ गई। उसके हाथ में छायावादी युग के किसी कवि की कोई किताब थी। वो सूरज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैं आपके बगल में बैठकर पढ़ाई कर सकती हूँ? उसकी बातों को सुनकर किताब में खोया हुआ सूरज एक तिरछी नज़र से सकीन के चमचमाते चेहरे को देखते हुए थोड़ा सकपकाकर बोला, आ जाओ, बैठ जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं। इतना कहते हुए उसने थोड़ा सरक कर सकीन को बैठने का इशारा किया। सकीन आराम से उसके बगल में बैठ गई। फिर उस बेंच में सन्नाटा छा गया। सूरज और सकीन अपनी अपनी किताबों में खो गए। अचानक किताब में खोए खोए ही सकीन ये लाइंस गुनगुनाने लगी जो शायद उस किताब में से ही था। जो आंसू में धुलधुल उजला, जो निष्ठुर चरणों का कुचला, मैं मरू उर्वर में कसक भरे, अनु अनु का कंपन जान चली, प्रति पग को कर लाइवान चली। ये लाइंस सकीन इतने दिल से मधुर आवाज़ में गा रही थी कि कोई भी सुनने के लिए बेचैन हो उठे। अपनी किताब को बंद करते हुए सूरज बोल पड़ा, अच्छा अच्छा, एक बार और गा सकती हो? इन लाइंस को सूरज की बात सुनकर सकीन थोड़ी सकुचाई, थोड़ी मुस्काई और धीरे धीरे फिर से ये लाइंस को गुनगुनाने लगी। अगले दिन सूरज जैसे ही लाइब्रेरी में आया, क्या देखता है कि वही लड़की यानी सकीन थोड़ी घबराई, परेशान सी किताबों के रैक में कुछ गहराई से ढूंढ रही है। और सूरज को थोड़ा अजीब भी लगा कि जो लड़की कल आर्ट्स की किताब पढ़ रही थी, आज साइंस की किताबों के रैक में क्या कर रही है। सूरज
आहिस्ते से चलते चलते उसके पास आया और फुसफुसाया, क्या चाहिए तुम्हें? थोड़ी परेशान भी दिख रही हो, और हाँ, एक बात और, तुम बहुत अच्छा गा लेती हो। कल तो मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। वैसे मैं सूरज हूँ और बीएससी लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। सकीन भी फुसफुसाई, मेरा नाम सकीन है और मैंने इस ईयर इस कॉलेज में दाखिला लिया है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। इतना सुनते ही सूरज बोल पड़ा, अच्छा, तो तू साइंस की स्टूडेंट है। मुझे लग रहा था कि तू आर्ट्स की स्टूडेंट होगी। सूरज की ये बात सुनकर सकीन हौले से मुस्काई और बोली, हाँ, मुझे साहित्य बहुत ही पसंद है और मैं इंग्लिश, हिंदी, नेपाली रचनाकारों को बराबर पढ़ना पसंद करती हूँ। इतना कहने के साथ ही सूरज के चेहरे की तरफ देखते हुए वो समझ गई कि सूरज क्या पूछना चाहता है। सूरज कुछ बोले इससे पहले ही सकीन फिर से बोल पड़ी और बोलती ही चली गई, मैं नेपाल से हूँ, यहाँ अपनी मौसी के पास रहकर पढ़ाई कर रही हूँ। नेपाल में मेरे पापा का एक छोटा सा बिजनेस है और माँ हाउसवाइफ है। मेरा गांव हिमालय की तराई में है। अभी मुझे एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। मुझे इंसान के अंगों के ड्राइंग्स बनाने हैं और उनके बारे में जानकारी भी देनी है। जानकारी देने में मुझे कोई परेशानी नहीं, पर मुझे अच्छा ड्राइंग बनाना नहीं आता। अभी वो आगे कुछ और बोले, तभी हाथ से रुकने का इशारा करते हुए उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए सूरज बोल पड़ा, बस बाबा बस, मैं सब समझ गया। चलो, मुझे अपनी प्रोजेक्ट बुक देना, मैं अच्छा ड्राइंग करता हूँ। फिर हंसते हुए कहा, इंसानों के सारे अंगों के ड्राइंग्स आज रात को ही बना दूँगा। अब सकीन ने खुश होके प्रोजेक्ट बुक सूरज की ओर बढ़ाया और हवा के झोंके की तरह वहाँ से निकल गई। अब तो ऐसा था कि दिन में 2 से 4 बार सूरज और सकीन का आमने सामने आना हो ही जाता था। सकीन सूरज को बातों ही बातों में हिमालय का दर्शन कराती, उसे अपना गांव घुमाती और सूरज उसे उसकी पढ़ाई से संबंधित समाधान कारक बातें बताता। एग्ज़ाम्स ख़त्म पर थी। कुछ स्टूडेंट्स कहीं घूमने की प्लान बनाने में लगे थे तो कुछ अपने घर जाने की तैयारी में। सूरज के मामा ने भी ऑफिस में छुट्टी की अर्ज़ी डाल दी थी। सूरज को भी उनके साथ ही गांव जाना था। सकीन तो चाहती थी कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए ताकि वो अपने गांव दौड़ी चली जाए। स्टूडेंट्स के हिसाब से वो अच्छा दिन भी आया और एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। घर जाने से एक दिन पहले सूरज और सकीन एक नुक्कड़ पर मिले थे और एक टूटी बेंच पर बैठकर चाय भी पी रहे थे। साथ ही साथ उस दिन लगभग आधा से पौने घंटे उन लोगों में बात भी हुई थी। घंटों बाद वो चलने के लिए उठे थे। जाते वक्त सूरज ने सकीन को एक महंगी पेन गिफ्ट दिया था, जबकि सकीन ने दिया था एक राधे कृष्ण की मूर्ति। नेपाल में अपने गांव पहुंचकर सकीन ने सबके साथ बहुत आनंद किया, पर कभी कभी अकेले में वो बहुत उदास हो जाती। उसे सूरज की बहुत याद आती, पर वो सूरज के बारे में किसी को नहीं बताती। हाँ, पर बात बात में अपने माँ पापा से ये ज़िक्र ज़रूर करती थी कि उसके कॉलेज में एक बहुत ही नेक लड़का है जो उसकी बहुत ही मदद करता है।
पूरा का पूरा कॉलेज उसका होकर रह गया है। छुट्टी का वक्त कैसे बीत गया सकीन को पता ही नहीं चला। उसे लग रहा था कि अभी कल ही तो आई है। गांव घर में अपने परिवार के साथ ठीक से मिल भी नहीं पाई, ठीक से बातें भी नहीं कर पाई। अब फिर से उसे कोलकाता जाना पड़ेगा, फिर से अपनों से दूर रहकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। पर उसे ये बात भी अच्छी लग रही थी कि वो सूरज से मिल पाएगी, उससे बातें कर पाएगी। कुछ ज़रूरी सामान खरीदने और साथ ही कॉलेज के कुछ क्लासमेट्स के लिए और सूरज के लिए भी कुछ पहाड़ी नेपाली सामान जो कोलकाता में नहीं मिलते, ऐसे सामान को खरीदने के लिए सकीन बाज़ार गई। बाज़ार से बहुत सारी खरीदारी करने के बाद वो घर लौटी और पैकिंग करने में जुट गई, क्योंकि उसे अगले ही दिन कोलकाता के लिए निकलना था। छुट्टी के बाद कॉलेज फिर से शुरू हो गया। सब स्टूडेंट्स छुट्टी में बिताए गए अपने अपने वक्त को अपने हिसाब से बयां करने में लगे थे। सूरज भी वापस कोलकाता आ गया था, पर थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए एक हफ्ते के बाद कॉलेज जाना शुरू किया। क्लासेस फिर से शुरू हो गए, पर सूरज का मन पढ़ाई से थोड़ा उचट गया था। कोई तो बात थी जो उसे काटे जा रही थी, पर चाहकर भी वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इसका वजह शायद ये था कि कॉलेज को खुले 15 से 16 दिन हो गए थे, पर उसे कहीं सकीन दिखाई नहीं दे रही थी। वो यही सोच रहा था कि आखिर सकीन अभी तक वापस क्यों नहीं आई, सब ठीक तो है। सूरज के सामने ये परेशानी थी कि सकीन के गांव का कोई और स्टूडेंट उस कॉलेज में नहीं पढ़ता था, और साथ ही सकीन की मौसी का पता उसे नहीं पता था, जिससे मिलकर वो सकीन के बारे में जान सके। वक्त धीरे धीरे करवटें ले रहा, फिसलते चला जा रहा था। सूरज ने अब फिर से पढ़ाई में ध्यान देना शुरू कर दिया था। एक दिन वो जैसे ही लाइब्रेरी पहुंचा और रैक से एक किताब निकालकर अपने कोने वाले बेंच की ओर बढ़ा, तो क्या देखता है कि सकीन पहले से ही एक किताब में खोई हुई है। उसे अजीब लगा। सकीन अचानक आज यहाँ कब आई? कुछ बताई भी नहीं, पर थोड़ा अपने मन को दिलासा देते हुए बोला कि कोई बात नहीं, आ तो गई, अब उसी से पूछ लेता हूँ कि कॉलेज खुलने के इतने दिन बाद क्यों आई। यही सब सोचते हुए वो हाथ में किताब लिए धीरे से सकीन के बगल में बैठ गया। लेकिन सकीन को पता नहीं चला कि सूरज आया है। वो किताब में ही खोई थी। अब आखिर कितना सब्र करे सूरज, उससे रहा नहीं गया और उसने हौले से अपने दाएं हाथ को सकीन के बाएं कंधे पर रखते हुए धीरे से बोला, सकीन तुम कब आई? सकीन गले को साफ करने के अंदाज में फुसफुसाई, कल रात को आई थी सूरज, बहुत थक गई हूँ। घर गांव की बहुत याद आ रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। सूरज ने थोड़ा मुस्कुरा के बोला, कुछ दिन सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। अभी अभी आई है, इसलिए घर की याद सता रही है। खैर अच्छा हुआ तू आ गई, मैं काफ़ी परेशान था। सकीन सूरज से पूछ बैठी, मेरे लिए? क्या तुम मेरे लिए परेशान थे सूरज? क्या तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है?
इससे पहले कि सकीन कुछ और पूछे, सूरज बोल पड़ा, अरे पगली, ऐसी कोई बात नहीं, पर कॉलेज खुलने के इतने दिन बाद तू आई तो चिंता होना तो लाजमी है। मैं ही क्यों, तेरे क्लासमेट्स भी तो परेशान थे तेरे लिए, साथ ही टीचर्स भी। पर सकीन समझ गई थी सूरज के दिल की तड़प को। फिर सूरज ने बोला, खैर छोड़ इन बातों को, इन पर फिर कभी बात होगी। अभी तो ये बता कि गांव घर में सब ठीक तो है? सकीन ने कहा, हाँ सब ठीक है। हुआ यूँ कि जिस दिन मुझे यहाँ के लिए निकलना था उसके एक दिन पहले रात को मुझे हल्का सा बुखार हो गया। फिर सुबह माँ ने बताया कि मुझे चेचक यानी बड़ी माता निकल आई है। फिर क्या करती, बिस्तर पर पड़ी थी। धीरे धीरे सूरज और सकीन का मिलना जुलना बढ़ता ही गया। लाइब्रेरी में अपनी वाली बेंच पर तो वो दोनों कभी कभी घंटों तक बैठे रहते, कभी कभी एक दूसरे से बात करते हुए तो कभी कभी किताब पढ़ते पढ़ते बीच बीच में एक दूसरे को निहारते हुए। कभी कभी तो वो लोग शाम को नदी किनारे निकल जाते। एक दिन की बात है, कॉलेज में सूरज को सकीन दिखाई नहीं दी। सूरज एकदम से बेचैन हो गया। वो अपने आप को रोक नहीं सका और सकीन की क्लास के दरवाजे पर पहुंचकर बेचैनी से क्लास ख़त्म होने की राह देखने लगा। जैसे ही क्लास ख़त्म हुआ और टीचर्स क्लास से बाहर निकले, वो जल्दी से क्लास में घुसा, इधर उधर नज़रें दौड़ाई और फिर एक लड़की को इशारे से बाहर बुलाया और खुद भी क्लास से बाहर निकल गया। वो लड़की क्लास से बाहर आकर पूछने लगी, क्या बात है सूरज जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सूरज ने अपनी बेचैनियाँ छिपाते हुए कहा, परेशान नहीं हूँ, हाँ पर एक बात बताओ ना, आज सकीन कॉलेज क्यों नहीं आई। उस लड़की को सूरज की ये बात बहुत ही अजीब लगी और वो पूछ बैठी, आज आप कहना क्या चाहते हैं सूरज जी। सकीन तो एग्ज़ाम के बाद घर चली गई थी और उसके बाद से अभी तक वापस नहीं आई है। मैंने तो उसके मौसी से भी मिलने की कोशिश की, पर वो भी शायद अभी नहीं आई है। उस लड़की की ये बात सुनकर सूरज का दिमाग चकरा गया, पर थोड़ा सा खुद को संभालते हुए वो उस लड़की से बोल पड़ा, अच्छा, मुझे लगा कि सकीन शायद आ गई है, इसलिए तुमसे पूछने चला आया। इतना कहते हुए सूरज लाइब्रेरी की ओर चला गया और वो लड़की भी अपने क्लास में चली गई। जाते जाते सूरज के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसका दिमाग और भी चकराने लगा। फिर वो थोड़ी तेज़ी से लाइब्रेरी के पास लगे चापाकल पर चला गया और ठंडा पानी पिया और पानी से अपने सिर को भी भिगो लिया। फिर 2 मिनट बाद वो लाइब्रेरी में चला गया। अगले दिन सूरज कॉलेज नहीं आया। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और वो सकीन के बारे में भी सोच कर परेशान हुए जा रहा था। उसके मामा ने सुबह सुबह डॉक्टर को दिखाया और घर पर आराम करने के लिए कहकर ऑफिस चले गए। सूरज एक कमरे में लेटे लेटे बस सकीन की यादों में खोया था। तभी किसी ने उस कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। सूरज ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, क्या देखता है कि सकीन धीरे धीरे मुस्कुराती हुई उसके सामने खड़ी है। फिर सकीन उस कमरे में घुस के एक कुर्सी पर गफलत के साथ बैठ गई। सूरज 2 मिनट तो दरवाजे पर
खड़ा रहा। फिर वो दरवाज़ा बंद करके अपनी चारपाई पर आके बैठ गया। फिर उसने बेरुखी से सकीन से पूछा, ये प्यार भला किस काम का कि किसी को उसके ज़िम्मेदारी से ही विमुख कर दे। सकीन कुछ बोले इससे पहले ही सूरज ने बोला, सकीन, ये अच्छी बात नहीं है। तेरे माँ पापा ने तुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है और तू जब से आई है पता नहीं कहाँ रहती है। कॉलेज आती भी है तो चुपके से और सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। एक लंबी सांस लेते हुए उसने फिर से बोलना चालू किया, अच्छा हुआ कि कल मैं तुझे ढूंढने के लिए तेरी क्लास में चला गया था। वहाँ तेरी सहेली से पता चला कि तू तो अभी गांव से वापस नहीं आई है। क्या माजरा है सकीन, मुझे सच सच बता। अगर मेरे प्यार की वजह से ये सब हो रहा है तो मैं अपने प्यार को तिलांजलि दे दूँगा। मुझे नहीं करना ऐसा प्यार। मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो किसी के यकीन को तोड़ बैठे, किसी को अपना बनाने के चक्कर में उसे अपनों से दूर कर दे। बोल सकीन बोल, तू पढ़ाई के साथ मजाक क्यों कर रही है? कॉलेज आकर भी क्लास में नहीं जा रही है? सकीन थोड़ी मुस्काई और नैनों को मटकाते हुए मीठे शब्दों में बोली, सूरज, ये सही बात है कि मैं कॉलेज तो आ रही हूँ पर सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। हुआ ये कि जब से घर से आई हूँ मौसी की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। बस उनकी ही देखभाल में लगी हूँ। जैसे ही उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी फिर मैं क्लास में आना शुरू कर दूँगी। फिर सूरज ने पूछा, पर तेरी सहेली तो कह रही थी कि तेरी मौसी भी घर से नहीं आई है। वो लोग शायद तेरी मौसी के घर गए थे। सकीन थोड़ा संभालते हुए बोली, दरअसल मौसी यहाँ किराए के घर पर रहती थी और गांव से आने के बाद उसने अपना मकान बदल दिया था। शायद इसलिए मेरे क्लासमेट से मेरी या मौसी की मुलाकात नहीं हो पाई। फिर दरवाज़े पर दस्तक हुई। सूरज ने दरवाज़ा खोलकर देखा। उसकी मामी हाथ में चाय का कप लेकर खड़ी है। उन्होंने सूरज के ओर चाय का कप बढ़ाया तो सूरज ने कहा, आप एक कप और चाय लाइए ना, मेरी दोस्त आई हुई है। दोस्त? कौन सी दोस्त? कहाँ है वो? अंदर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। फिर सूरज ने कमरे में रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, कुर्सी पर तो बैठी है। फिर उसकी मामी कुछ सोचते हुए और लाती हूँ कहते हुए रसोई घर की ओर चली गई। दिन बीतते रहे और सूरज सकीन का प्यार और भी गहरा होता गया। अचानक एक दिन सूरज के पापा गांव से आ धमके। दूसरे दिन सुबह सुबह सूरज के पापा और मामा ने सूरज को कॉलेज जाने से मना कर दिया और उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। साइकेट्रिस्ट ने सूरज को देखा, कुछ सवाल पूछा और दवाइयाँ लिखकर थमा दी। साथ ही ये भी कहा कि 1 हफ्ते के बाद फिर आना। वहाँ से लौटते वक्त सूरज ने अपने मामा से पूछा, मामा, आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए थे? मैं तो हर तरह से एकदम ठीक हूँ। सूरज की ये बात सुनकर उसके मामा तेज़ी से बोल पड़े, कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। तुझे शाम को अकेले नदी किनारे जाते हुए, नदी किनारे बैठकर पानी में कंकड़ फेंकते हुए और बड़बड़ाते हुए काफ़ी लोगों ने देखा है। साथ ही तेरे कॉलेज के लाइब्रेरी के कई कर्मचारी बताते हैं
कि तू एक बेंच पर बैठकर ऐसा लगता है कि किसी से बात कर रहा है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। आखिर माजरा क्या है? बेटा, पढ़ाई में तो तू एकदम अच्छा कर रहा है, पर ये सब तेरे साथ क्या हो रहा है? मामा जी की बातों को सुनकर सूरज को थोड़ा अजीब लगा। बहुत सारी बातें सूरज के मन में चल रही थी। फिर अचानक उसके मामा बोल पड़े, बेटा, एक बात तो तुझे बताना भूल ही गया था। तू सकीन को जानता है ना? तेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी, तेरी अच्छी दोस्त थी। सूरज बोल पड़ा, थी कि मामा है। सकीन तो बराबर अभी मेरे साथ रहती है। वो छुट्टी के बाद कोलकाता वापस लौट आई है। सूरज एक ही सांस में कह गया। अब सूरज के पापा रोते हुए बोल पड़े, नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। सकीन बेचारी तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। जब वो गांव गई थी तो उसे चेचक निकल आया। वो बाहर 15 दिन तक खाट पर पड़ी रही और बस तेरी बातें करती रही। अचानक एक दिन वो मर गई। इतना कहते कहते सूरज के पापा और रोने लगे। सूरज को अपने पापा की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर सूरज के मामा बोल पड़े, बेटा, मैं सकीन की मौसी से मिल चुका हूँ। वो 1 हफ्ते पहले ही गांव से लौटी है। उसने ही ये सब बातें बताई। खैर, सूरज का दिमाग अब एकदम से चकरा गया था। वो अपने मामा से बोला कि क्या वो भी सकीन की मौसी से मिल सकता है। अगले दिन सूरज के मामा सूरज को लेकर सकीन की मौसी के घर गए। सकीन की मौसी के घर में सूरज ने एक मेज़ पर हार टंगे सकीन के मुस्कुराते तस्वीर को देखा। वो पहले तो मुस्कुराया और उसके बाद दौड़कर उस तस्वीर को उठाकर सीने से लगाते हुए दहाड़ मारकर रो पड़ा और रोता ही गया। उसके बाद वो धीरे धीरे चुप हो गया। अचानक सूरज बोल पड़ा, मामा, क्या आप मुझे लेकर एक बार सकीन के गांव चलेंगे? सूरज के मामा बोल पड़े, ज़रूर बेटा, ज़रूर। अगले ही दिन सूरज के मामा सूरज को लेकर सकीन के गांव गए। वो लोग सीधे सकीन के घर गए। सकीन की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। सकीन की माँ ने बाज़ार से आखिरी बार लाई गई उन चीज़ों को सूरज के सामने रख दिया जो उसने सूरज और अपने क्लासमेट्स के लिए ख़रीदा था। उसने अपने मामा से वापस चलने के लिए इशारा किया। सूरज जैसे ही सकीन के घर से बाहर निकला, कुछ दूरी पर सकीन उसे नम आँखों से बाय बाय करती नज़र आई। आज भी सूरज नदी किनारे बैठे बैठे ऐसे व्यवहार करता है कि जैसे कोई और है उसके साथ। आज भी सकीन उससे मिलने आ ही जाती है।